resolution of vector is just a splitting of vector into its component along certain fixed direction. इतना ही है, ये समझ गया, समझो, हो गया। इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं रखना है, ये समझ गया, समझो, resolution of vector in. So welcome to our channel Grow with Physics where we learn physics in easiest way. और चलो बढ़ते हैं आज के नए टॉपिक की तरफ और वो है resolution of vector. तो resolution of vector क्या है? resolution of vector है splitting of vectors into its components along certain fixed direction. मतलब कोई अगर वेक्टर हमारे पास है, उस वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। और कैसे स्प्लिट करेंगे? along certain fixed direction. ओके, और इसी को हम बोलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। चलो देखते हैं इसे थ्रू एग्जांपल। सपोज कोई वेक्टर है v, वेलोसिटी वेक्टर कंसीडर करते हैं हम v। ओके, अब इस वेक्टर v को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। ओके, ये इधर v और v लिख देते हैं, राइट। अब हमें इसे स्प्लिट करना है, तो हमने स्प्लिट कर दिया। फिर कैसे स्प्लिट करना है? अलॉन्ग सर्टेन फिक्स डायरेक्शन। अब 2 डायमेंशन में फिक्स डायरेक्शन हम लेते हैं एक्स वाई, है ना। और वैसे ही 3 डायमेंशन में हम फिक्स डायरेक्शन जो ले हैं एक्स वाई जेड एक्सिस। ओके, सो अब यहाँ पे हम 2 कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो हम 2D इस कंसिडर करेंगे। ओके, सो सपोज दिस वेक्टर v इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसे हम v सफिक्स x बोलेंगे। दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, एंड ये v सफिक्स y बोलेंगे इसे, ये अलोंग y एक्सिस। ठीक है, तो ये जो वेक्टर v है ये स्प्लिट हो गया इन 2 वेक्टर्स vx एंड vy अलोंग डायरेक्शंस x एंड y रिस्पेक्टिवली। इतना सिंपल है ना। अब हमें इसे लिखना भी पड़ेगा, इसका प्रेजेंटेशन रहेगा, तो हम इसे लिखेंगे कैसे? तो हमें पता है कि कोई भी वेक्टर जो होता है वो कभी भी सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता, वो उसके साथ डायरेक्शंस भी आती है ना। और एक्स एक्सिस के अलोंग अगर कोई डायरेक्शन देता है तो वो कौन देता है? यहाँ एक्स एक्सिस प्रोवाइड कर रही है डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है। पर एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है वो उसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं ना। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, देखना क्या है कि एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, जो क्या प्रोवाइड करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो वो वेक्टर कौन सा है? वो है वेक्टर आई, जिसे हम आई कैप लिखते हैं, राइट। वैसे ही वाई एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है वो कौन सा है? वो है जे कैप, राइट। सो अब इस वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे? फिर ये पता हो गया हमें, तो इसे लिखेंगे हम दिस वेक्टर इज वी एक्स मैग्नीट्यूड एंड आई कैप डायरेक्शन। ये हो गया एक कंपोनेंट। और सेकेंड वन इज वी वाई मैग्नीट्यूड एंड जे कैप इज डायरेक्शन। ओके, तो ये हो गए v, वेक्टर v के 2 कंपोनेंट्स अलोंग 2 डायरेक्शन x एंड y। ओके, दैट इज vxi एंड vyj। ओके, अब ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पॉइंट कि हमें इसका प्रेजेंटेशन लिखना है अगर, तो हम कैसे लिखेंगे इसे लिख सकते हैं हम दिस वेक्टर v इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं vxi कैप प्लस vy j कैप। In this way, we can represent this vector in the form of its component along x and y axis. Okay? So ये I hope कि समझ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें, राइट। क्या किया हमने? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता क्या है? इट्स अ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट along certain fixed direction. So इसके समझने के लिए हमने एक वेक्टर कंसिडर किया, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिक्स डायरेक्शंस 2 डायमेंशन में केस है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसका एक्स वाई लिए हैं हमने। ओके, तो अलोंग एक्स एक्सिस दिखाना है इसलिए v सफिक्स x लिखा, अलोंग y एक्सिस दिखाना है इसलिए v सफिक्स y। अब x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जाता है i कैप, सो vx i, ये 1 कंपोनेंट बन गया। y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर बनता है j कैप, इसलिए v y j कैप, ये हो गया दूसरा वेक्टर। और जो मेन वेक्टर है इनिशियल वेक्टर v, इसे हम लिख सकते हैं in the form of addition of these 2 vectors, that is vx I cap plus vy j cap। ओके, सो इसे नोट कर लो फटाफट से। अब ये हो गया कंपोनेंट्स को हम
कैसे लिखते हैं या कंपोनेंट्स कैसे स्प्लिट होता है। अब इन कंपोनेंट्स की वैल्यू भी होती है ना, Vx की Vy की, ये जो कंपोनेंट्स है इनकी क्या वैल्यू होती है, ठीक है, वो हम देखेंगे। अब Vx और Vy कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, XY प्लेन कंसीडर करते हैं। सपोज दिस इज Y एक्सिस एंड दिस इज X एक्सिस। ओके, नाउ ये हो गया आपका ओरिजिन और ये हो गया आपका वेक्टर। सपोज करते हैं दिस वेक्टर इज R, वेक्टर R, ठीक है। अब अगर हमें इस वेक्टर R को X और Y एक्सिस के अलोंग स्प्लिट करना है तो क्या करना है, सिंपली हमें बस परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है अलोंग X एक्सिस, तो ये हो जाएगा R सफिक्स X, और अलोंग Y एक्सिस तो ये होगा R Y कंपोनेंट, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है ये बनाता है एंगल थीटा। वेक्टर R X एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल है थीटा। ओके, सो अब हमें फाइंड आउट करनी है RX की और RY की वैल्यू। तो ध्यान में रखना कि ये जो वैल्यूज है वो हम फाइंड आउट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखो, अगर मैं इसे A बोलूं और इसे बोल दूं B, ठीक है, तो यहां देखो इन ट्रायंगल ORA, ये अगर ट्रायंगल आप देखोगे तो इसमें कॉस थीटा की वैल्यू देखो क्या आएगी। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, सो एडजेसेंट साइड कौन सी है यहाँ पे, RX, तो ये हम लिख लेते हैं पहले, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, RX, एडजेसेंट साइड मतलब RX अपॉन चला जाएगा हाइपोटेन्यूज मतलब वेक्टर R, राइट। सो RX की वैल्यू क्या आएगी, फिर क्या बनती है, RX इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास R कॉस ऑफ थीटा, है ना। तो ये आ गई आपके पास RX की वैल्यू, तो ये क्या हो गया, RX इज इक्वल टू R कॉस थीटा। सिंपल, सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। क्या ध्यान में रखोगे, कंपोनेंट है वो कॉस थीटा के फॉर्म में हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये समझ गया। अब आपको फाइंड आउट करनी है RY की वैल्यू। तो RY के लिए भी हम क्या करेंगे, हम सिंपल ही चीज सीखेंगे कि वेक्टर R Y के साथ कौन सा एंगल बना रहा है। ये एंगल तो हमें पता है कि XY के बीच में कौन सा एंगल है, बनता है 90 डिग्री का, है ना, और ये एंगल है थीटा, तो ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा। राइट, सो अब फिर से हम क्या करेंगे, कॉस के फॉर्म में लिखेंगे, तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अगेन क्या आएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो एडजेसेंट साइड यहाँ पे RY हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज फिर से R, तो इसी तरह से RY क्या आ जाएगा, RY इज इक्वल टू बनेगा आपके पास R इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये हमें पता है, राइट। तो इसे हम सिंपल वे में क्या लिख सकते हैं, RY इज इक्वल टू हमें मिलेगा R साइन थीटा, ये आ जाती है वैल्यू ऑफ RY। ओके, नाउ दोनों की वैल्यू हमारे पास मिल गई, ये हो गया R cos थीटा और इसकी वैल्यू मिल गई R साइन थीटा, है ना। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, दिस वेक्टर R इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, RX प्लस RY, है ना,
मतलब ये आ जाएगा r cos थीटा प्लस r sin थीटा। ठीक है, ये हो जाएंगी इसकी वैल्यू थीटा के फॉर्म में। ओके, ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है वो आपको सिर्फ अब नहीं, इन फ्यूचर स्टडीज भी, आपको हायर स्टडीज के लिए भी बहुत काम का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स कहीं ना कहीं आपको आएंगे ही आएंगे। तो ये हमेशा याद रखना कि जिस किसी एक्सिस के अलोंग थीटा एंगल होता है, ठीक है, जो एंगल प्रोवाइडेड है आपको थीटा, उसके अलोंग कॉस थीटा बनेगा कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर जो बनेगा वो बनेगा साइन थीटा। इसे हमें ऐसे याद नहीं रखना है कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमेशा कॉस थीटा रहेगा और वाई एक्सिस के अलोंग हमेशा साइन थीटा रहेगा, ये ऐसे याद नहीं रखना है। ठीक है, कौन से एक्सिस के अलोंग आपको एंगल प्रोवाइडेड है उसके थ्रू आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ हमें एक्स एक्सिस के अलोंग थीटा प्रोवाइडेड है, आर जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग थीटा एंगल बना रहा है, इसलिए हम इसे कॉस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा वो जाएगा साइन थीटा के फॉर्म में, क्योंकि ये जो एंगल है वो है cos 90 माइनस थीटा, जो एक्चुअली इक्वल होता है टू द साइन थीटा। ओके, सो ये समझ गया। इसमें भी कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। प्लेन कंसिडर किया, उसमें वेक्टर कंसिडर किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया दोनों एक्सिस पे, तो हमको आर एक्स और आर वाई मिल गए। अब इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉस थीटा ध्यान में रखनी है, लिंक कि कॉस थीटा के फॉर्म में निकालना है वो कंपोनेंट जिसके साथ थीटा एंगल प्रोवाइडेड है, तो वो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए कॉस थीटा के फॉर्म में जो है फाइंड आउट किया, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो हमने साइन थीटा फॉर्म में हमें मिला है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमें किसी जगह पे कंपोनेंट प्रोवाइडेड है तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्शन क्या होगा उसके लिए जो फॉर्मूला है वो हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट देखते हैं कि मैग्नीट्यूड हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या करना है, आर एक्स और आर वाई को स्क्वायर करके ऐड करना है। ठीक है, सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग आर एक्स एंड आर वाई, तो क्या मिलता है देखते हैं। देखो, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अगर हम करते हैं तो आर एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, दिस वन, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। बहुत सिंपल सिंपल चीज है ये, प्लस आर वाई मतलब आर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सो इज इक्वल टू, अब इसमें देखो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, है ना, तो हम आर स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, तो आर स्क्वायर इन ब्रैकेट आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये तो सबको मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, सो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, राइट। सो आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू, ये जाएगा स्क्वायर रूट में, है ना, तो ये स्क्वायर रूट में क्या जाएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर when the components are provided, okay, in the form of cos theta। ठीक है, ये नोट कर लो, नोट करते जाओ। अब देखते हैं डायरेक्शन के लिए क्या करना है। सो डायरेक्शन के लिए फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्शन हमें पता है, वेक्टर की हम फाइंड आउट करते बाय यूजिंग tan थीटा, है ना, tan थीटा, ये ध्यान में रखना है कि tan थीटा हमें क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो दिस इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, दैट इज इक्वल टू आएगा, अपोजिट साइड कौन सी होगी थीटा की, दिस वन इज इक्वल टू आर वाई, है ना, सो दिस इज आर वाई डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड इज आर एक्स, सो tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई बाय आर एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ आर वाई अपॉन आर एक्स। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर डायरेक्शन, दैट इज फॉर थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई बाय आर एक्स।
ओके, तो अब तक हमने देखा एक्स वाई प्लेन में, वो हो गया 2 डायमेंशन के लिए। अब हम देखेंगे कि अगर 3 डायमेंशन में मतलब एक्स वाई जेड प्लेन में अगर कोई वेक्टर डिफाइन किया है तो उस वेक्टर को हम कंपोनेंट्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, है ना। वैसे जैसे 2 डायमेंशनल केस हमको समझ गई है, तो ये चीजें जो बहुत आगे है 3 डायमेंशन के लिए सिर्फ अप्लाई करनी है और बहुत आसान तरीके से अप्लाई करनी है, ठीक है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसमें लिख रहे हैं हम 3 डायमेंशन में, तो हमें पहले 3 डायमेंशन केस कंसिडर करनी पड़ेगी, मतलब 3 डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं हम, निकालते हैं यहाँ पे, तो दैट इज 1 2 एंड 3, है ना। सो दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड एक्सिस। ओके, अब इसमें एक वेक्टर कंसिडर करना है हमको, दैट इज सपोज वेक्टर आर। अब सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एंगल, वेक्टर आर जो बनाएगा वो तीनों एक्सिस के साथ। तो वेक्टर आर एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल अल्फा, सपोज वाई एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल बीटा, और जेड एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल वो है गैमा, ठीक है। अब इससे हमें कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना है, तो कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एज यूजुअल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं हम, तो ये बन जाएगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आर एक्स, वाई पे ड्रॉप कर देंगे तो ये बन जाएगा आर वाई, और जेड के अलॉन्ग ड्रॉप करेंगे तो ये बन जाएगा आर जेड, ठीक है। ये बन गए 3 कंपोनेंट्स। तो अब इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, यूनिट वेक्टर कौन सा प्रोवाइड करता है हमको पता है, ये करता है वेक्टर आई, तो आई का आई कैप। वाई एक्सिस के अलॉन्ग कौन प्रोवाइड करता है, जे कैप, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग प्रोवाइड करता है के कैप, है ना। सो अब वेक्टर आर अगर हमें डिफाइन करना है या लिखना है कैसे, इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आई जे के, तो क्या रहेगा फिर वो आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। यहाँ आर एक्स मैग्नीट्यूड, आई प्रोवाइड करेगा डायरेक्शन, आर वाई मैग्नीट्यूड अलोंग वाई एक्सिस, जे प्रोवाइड करेगा डायरेक्शन, आर जेड अगेन मैग्नीट्यूड एंड के प्रोवाइड करेगा डायरेक्शन, ठीक है। सो ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर की वैल्यू। अब हमें देखना है कि अगर थीटा है तो थीटा के फॉर्म में, मतलब आर एक्स की वैल्यूज अगर हम फाइंड आउट करें कंपोनेंट की थीटा के फॉर्म में, तो फिर वो कैसा आती है। सो सिंपल टेक्निक हमें यूज करनी है कि हम कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा, राइट। सो आर एक्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो आर एक्स क्या आएगा, यहाँ पे कॉस अल्फा के फॉर्म में आएगा, तो पहले क्या आएगा आर कॉस ऑफ अल्फा, राइट। उसी तरह से आर वाई फाइंड आउट करना है हमें, तो वो क्या आएगा अगेन आर इंटू ये जो एंगल बना रहा है आर वेक्टर आर विथ वाई एक्सिस वो है बीटा, तो कॉस ऑफ बीटा, एंड आर जेड के फॉर्म में आर जेड इज इक्वल टू आर जेड, मतलब कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पे, वेक्टर आर जेड एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल गैमा, सो आर कॉस गैमा, है ना। ये हो गए वैल्यूज ऑफ 3 कंपोनेंट्स आर एक्स आर वाई आर जेड। ओके, नाउ सो आर वेक्टर आर को कैसे लिख सकते हैं फिर, वेक्टर आर इज इक्वल टू आएगा आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड, तो दैट इज इक्वल टू वेक्टर आर इज इक्वल टू आता है यह है आर कॉस अल्फा प्लस आर वाई की आर कॉस बीटा प्लस आर जेड की आर कॉस गैमा। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आर इन द फॉर्म ऑफ कॉस अल्फा बीटा गैमा, मतलब कंपोनेंट्स के फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ एंगल्स। ओके, ये ध्यान में रखना। अब ये हो गया एक टर्म कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, दूसरा टर्म हो गया एंगल्स का, तीसरा टर्म मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल होगा।
तो जो फॉर्मूला पहले हमने डिराइव किया था वही फॉर्मूला जो है वो इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ आर के लिए क्या आएगा? सो मैग्नीट्यूड ऑफ आर, वेक्टर आर जो है वो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स आएंगे, इस पे आएंगे ही आएंगे, तो इसे अच्छे से नोट करो। और ये सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है वो हमें समझ गया, उसी के साथ उसे कंपोनेंट्स के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो भी हमने देख लिया। अब अगर वेक्टर्स जो है वो कंपोनेंट्स के फॉर्म में प्रोवाइडेड है हमें, तो उनकी एडिशन कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। ओके, तो चलिए, सो सपोज एक वेक्टर कंसिडर करते हैं, उसके लिए वेक्टर ए है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एक्स आई कंपोनेंट के फॉर्म में प्रोवाइडेड है तो प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ये हो गया एक वेक्टर प्रोवाइडेड है हमें। दूसरा वेक्टर प्रोवाइडेड है बी, वो दिया हुआ है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, ऐसे दो वेक्टर्स हमको प्रोवाइडेड है, तो इनकी एडिशन कैसे होगी? ठीक है, तो हमें देखना है ए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कैसे करते हैं। ओके, सो अब देखो, यहां हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा वेक्टर्स जब भी आप पढ़ो तो सिंपल टेक्निक या लॉजिक जो है वो कि अलोंग फिक्स और सेम डायरेक्शंस जो वेक्टर्स होते हैं उनकी यहाँ पे एडिशन हम करते हैं, ऐसे फॉर्म में जब भी है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ए, वेक्टर ए क्या दिया है? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के प्लस आएगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेम एक्सिस के अलोंग है वेक्टर्स गिवन, उनकी ओनली एडिशन होगी। मतलब वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग जो दिए हैं उनकी एडिशन होगी, जो आई के यूनिट वेक्टर आई जिसका है, तो क्या मिलेगा हमको फिर? ए एक्स प्लस बी एक्स आई प्लस यहाँ पे भी वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स है उनकी एडिशन होगी, तो ए वाई प्लस बी वाई जे प्लस जेड एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स है उनकी एडिशन, मतलब ए जेड प्लस बी जेड के। तो इस तरह से अगर वेक्टर्स कंपोनेंट के फॉर्म में गिवन है तो उनकी एडिशंस होगी। ठीक है, सिंपल है। इस पर अब देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स, सो एज जो आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में पक्का हो जाए। ओके, सो देखो, अगर ये न्यूमेरिकल है, इसमें क्या कहा है कि इफ v1 इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस की, मतलब v1 दिया हुआ है इन्होंने, v1 वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस k एंड v2 दिया हुआ है i माइनस j माइनस k। ओके, सो बोला है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंड आउट करना है v1 प्लस v2। तो अब v1 प्लस v2 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले v1 प्लस v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, राइट? सो v1 वेक्टर v1 प्लस v2, सिंपल, ये देख के डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स है। क्या करना है यहाँ पे? अलोंग द डायरेक्शंस के जो वेक्टर्स है वो ऐड करने हैं। हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, v1 की वैल्यू 3i प्लस 4j प्लस k है ना, प्लस आ जाता है i माइनस j माइनस k। ओके, तो अब इसमें i की टर्म देखो, 3i प्लस i मीन्स दिस इज 3 प्लस 1, ओनली i है, इसका मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 रहेगा, है ना। तो 3 प्लस 1 i प्लस j में 4 माइनस j है ना, तो 4 माइनस 1 j प्लस k में हियर 1 माइनस 1 k।
तो यह आ जाएगा दिस इज 4i प्लस 3j। ये जो टर्म है वो 0 आ जाएगी, तो 0k मीन्स 0। तो ये हो जाता है v1 प्लस v2 इज इक्वल टू आ जाता है 4i प्लस 3j, है ना। अब इसका फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमें पता है ना। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ r निकालना है वेक्टर, तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अंडर रूट ऑफ rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर ना, 3 डायमेंशन में अगर है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2 निकालना है। तो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 and that is equal to 5. So magnitude of vector v1 plus v2 is 5. Okay? अब देखो ये इतने सिंपल और आसान न्यूमेरिकल्स है। सिंपल और आसान न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने के बाद टफ न्यूमेरिकल्स की तरफ जाना। अब और एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है? शो दैट दिस वेक्टर इज गिवन a इज इक्वल टू i माइनस j अपॉन रूट 2 इज अ यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर है, ये शो करना। अब यूनिट वेक्टर है, ये शो करना, इसका मतलब हमें क्या शो करना है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 1। अगर हमने शो कर दिया कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर है, ये ट्रू हो जाएगा। ओके, सो क्या गिवन है यहाँ पे हमें? दिस वेक्टर ए इज इक्वल टू i माइनस जे अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। दैट इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं हम? दिस इज 1 बाय रूट 2 i माइनस 1 बाय रूट 2 j। ओके, सो अब हमें क्या करना है? इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? अगेन अंडर रूट ऑफ rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे rx क्या आएगा? 1 बाय रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट 2 स्क्वायर। ठीक है, सो 1 बाय रूट 2 क्या आ गया? फिर आएगा फिर ये 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1। अंडर रूट ऑफ 1 इज नथिंग बट 1। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 1, हेंस दिस वेक्टर a is a unit vector. Hence proved. Okay. So जब भी आप कोई थ्योरी पढ़ो तो उसके साथ साथ जो न्यूमेरिकल्स है वो प्रैक्टिस कर लिया करो, सो एज जो थ्योरी है वो माइंड में पक्की हो जाती है। ओके, तो अब इसके आगे और एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं। सो ये एक न्यूमेरिकल दिया है v1 इज इक्वल टू दिया है 2i माइनस 3j, है ना। सो v1 इज इक्वल टू दिया है 2i माइनस 3j एंड v2 इज इक्वल टू दिया है माइनस 6i प्लस 5j। और यहाँ हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ v1 प्लस v2। तो उसके लिए हम पहले फाइंड आउट करेंगे v1 प्लस v2। वेक्टर v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस माइनस 6i प्लस 5j। ओके, सो हियर i की टर्म ऐड करेंगे और आफ्टर दैट j की टर्म ऐड करेंगे। सो i की टर्म है 2 माइनस 6, ओके, i प्लस j की टर्म है माइनस 3 प्लस 5j। सो 2 माइनस 6 मीन्स माइनस 4i प्लस माइनस 3 प्लस 5 मीन्स 2j। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ v1 प्लस v2। अब इसका फाइंड आउट करना है हमें मैग्नीट्यूड पहले। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2 अगेन हमें पता है क्या रहेगा? अंडर रूट ऑफ rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर। तो दिस इज 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 20 अंडर रूट ऑफ, एंड दिस अंडर रूट ऑफ 20 कुड बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम इसको? अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 2 रूट 5।
दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2, दैट इज 2√5। 4 का जो स्क्वायर रूट है निकल जाएगा तो 2 बन जाएगा एंड ये स्क्वायर रूट में 5 आ जाएंगे। ओके, सो अब हमें क्या करना है, डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन कैसे करते हैं, tan थीटा से फाइंड आउट करते हैं ना। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ry बाय rx। तो यहाँ पे ry क्या है, 2 अपॉन -4, तो ये बन जाएगा -1/2। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ -1/2। तो दिस गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ v1 प्लस v2 वेक्टर। ओके, सो ये नोट कर लो। अब इसमें और एक टर्म आ सकती है, वो है इक्वल वेक्टर्स की। ओके, सो वैसे तो इक्वल वेक्टर्स हमको पता है, पर अगर वो कंपोनेंट्स के फॉर्म में गिवन है तो उन्हें इक्वल वेक्टर्स कब कहते हैं, वो जो है वो हम देखते हैं। ठीक है, सो सपोज करते हैं कि एक वेक्टर दिया है a, दैट इज axi प्लस ayj प्लस azk, और दूसरा वेक्टर दिया है b, दैट इज bxi प्लस byj प्लस bzk। तो अब इनमें दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं। अगर हम लिखते हैं इफ दिस वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b, ऐसा अगर है देन तो क्या होगा, तो ax इज इक्वल टू bx होगा, ay इज इक्वल टू by होगा एंड az इज इक्वल टू bz होगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये समझ गया कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल है तो उनके कंपोनेंट्स, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स अलोंग द डायरेक्शंस, सेम डायरेक्शंस विल बी इक्वल। ओके, सो अगर इन केस मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b है, ऐसा केस है, बट ये जो कंपोनेंट्स है ये इक्वल नहीं है, मतलब ax इज नॉट इक्वल टू bx और ay इज नॉट इक्वल टू by एंड az इज नॉट इक्वल टू bz है, तो a इज नॉट इक्वल टू b होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना, मैग्नीट्यूड इक्वल होने से कुछ नहीं होगा, कंपोनेंट्स, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स अलोंग द सेम डायरेक्शंस भी इक्वल होना चाहिए। ओके, इसी पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सुनाओ, ये एक न्यूमेरिकल दिया है, यहाँ वेक्टर a और b की वैल्यू प्रोवाइडेड है। उन्होंने बोला है कि a और b का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद पूछा है आर दिस टू वेक्टर्स आर इक्वल। ठीक है, सो फर्स्ट हम a और b का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। सो क्या है हमारे पास, वेक्टर a इज इक्वल टू है i प्लस 2j एंड वेक्टर b इज इक्वल टू है 2i प्लस j। ओके, सो नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो उसके लिए अगेन अंडर रूट ऑफ rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर, तो यहाँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2i मीन्स 2 स्क्वायर प्लस j मीन्स 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 plus 1 and that is equal to under root of 5. Okay, so both vectors have same magnitude and root of 5, under root of 5. Okay, now what we have to see, are these vectors equal or not? तो यहाँ देखो, in these two vectors, अगर हम इस वेक्टर को लिखे ऐसे कि वेक्टर a is equal to i plus 2j, that is ax i plus ay j, and b is equal to 2i plus j, that is equal to b is equal to pxi plus byj। तो यहां देखेंगे आप, here ax is not equal to bx, है ना, this is 1 and this is 2। okay, and
ay is not equal to by. ओके, सो यहाँ देखेंगे कि जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स है along the same directions are not equal. So the vectors are not equal. So vector A is not equal to vector B. Though the magnitudes are same, still the vectors are not equal. Okay. So ये समझ गया? ठीक है. So एक बार अच्छे से फिर से ये वीडियो देख लो और अच्छे से रिवाइज करो, तो अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से प्रिपेयर करो. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे भी इन फ्यूचर आपके काम में आने वाला टॉपिक है. ओके, सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना. तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, और तब तक पढ़ो, पढ़ते रहो.